चलिए क्लास शुरू हो गई। गुड आफ्टरनून। एक बार मैं मैसेज के चैट्स खोल लूं। गुड आफ्टरनून। मेरी ऑडियो और वीडियो की फीड ठीक तो आ रही है ना? चलिए गुड आफ्टरनून। आप लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत लोगों का गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तरी भारत में बैसाखी मनाई जाती है, बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे बिहार में आज के दिन को हम सतवान के नाम से जानते हैं, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज छुट्टी का दिन है, लेकिन पढ़ाई करेंगे। आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे सामने चल रहे हैं, और आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे सेटअप को बदल दिया गया है। एंड आई होप कि ये सेटअप में आपको मजा ज्यादा आएगा। मुझे तो दोनों ही सेटअप में मजा आता है, लेकिन आप लोगों के एंगेजमेंट की ज्यादा जरूरत है। चलिए गुड आफ्टरनून, खूब सारे गुड आफ्टरनून आ गए। जय हिंद। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को शुरू कहां से करेंगे? जहां पे कल छोड़ा था। तो कल हम लोगों ने क्लास में अलग अलग लेवल पे इकोलॉजी को हमने समझने की कोशिश की। अलग अलग लेवल के इकोलॉजी पे क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से वो फिनोमेना हैं जिनको हम देखते हैं, उनको समझा। तो उस क्रम में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी को समझा, उस क्रम में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी को समझा। आज बारी है सबसे पहले सक्सेशन की। और बीच बीच में मैं मैसेजेस आप लोगों के देखता रहूंगा। क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, उसका जवाब आप मैसेजेस पे देते रहिएगा। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो मैसेज जो आप भेजेंगे उससे रिलेटेड वो हमारी टीम देख ही लेगी, और टीम आपके उस मैसेज पर एक्ट भी कर लेगी। मेरी तरफ से बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छे स्पीड पे स्ट्रीमिंग हो रही है, तो क्लास को अब शुरू कर ली जाए। तो क्लास की शुरुआत हम लोग सक्सेशन से करते हैं। सक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि यूपीएससी के पीटी में कुछ बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन की कोई खास गुंजाइश नहीं है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन से हम अपने आप को ज़्यादा बोझिल नहीं करेंगे फैक्चुअल पहलू से। और मुझे लगता है कि सक्सेशन आज की क्लास में हम समाप्त कर लें, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी लगानी पड़ेगी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी होगा। अगर समय बचेगा तो हम लोग इकोसिस्टम के लेवल पे जाएंगे। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, जो कि आप बने ही रहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि क्लास के लास्ट में एनसीईआरटी बताने जा रहा हूं कि कौन सी एनसीईआरटी इस सैटरडे और इस संडे को आप लोगों को कौन सी एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर आपको करने हैं। तो वो भी हम लोग आज देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो सक्सेशन की शुरुआत करते हैं। और सक्सेशन देखो बहुत तरह का होता है, तो उसकी भी बात करेंगे कि सक्सेशन का मतलब क्या होता है और सक्सेसर का मतलब क्या होता है। तो अगर हम सक्सेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज समझते हैं कि सक्सेशन का मतलब ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो ट्रांजिशन होता है उसको हम सक्सेशन कहते हैं। हिस्ट्री में जब हम सक्सेशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक राजा, एक शासक के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो ये उत्तराधिकार के क्रम को हम सक्सेशन कहते हैं। तो हर साम्राज्य, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो या गुप्त साम्राज्य हो या मुगल साम्राज्य हो या दिल्ली सल्तनत का वक्त हो, हर साम्राज्य में एक सक्सेशन आप देखते हो कि सबसे पहले कौन सम्राट या कौन राजा हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। डेमोक्रेसी में सक्सेशन नहीं होता। लेकिन चलो, वो तो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन की, तो यहां पर हम उत्तराधिकार शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इकोलॉजी में वो वर्ड फिट नहीं होता। यहां पे जो सही वर्ड है जो आपके लिए जरूरी है वो है उत्क्रमण। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसको कि हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसको पारिस्थितिक उत्क्रमण भी कह सकते हो। अगर आप लिख रहे हो तो पारिस्थितिक उत्क्रमण भी लिख लो। अब सवाल उठता है कि इकोलॉजी में ये सक्सेशन क्या बला होती है। तो चलो ऐसे समझते हैं। एक ही लोकेशन पे अगर आप बहुत लंबे समय की बात करो, कितने लंबे? एक आदमी के पूरे जीवन काल की नहीं,
उससे भी लंबे, 1000 साल की बात करो, 2000 साल की बात करो, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में उन चेंजेस को नहीं देखने जा रहे। लेकिन अगर एक ही लोकेशन पे आज आप एक झील देख रहे हो, क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कि आज से 1000 साल के बाद भी यहां पे झील होगी? क्या यहां पे मछलियां तैर रही होंगी, किनारों पे मेढक होंगे? क्या आप दावे के साथ कह सकते हो? आप नहीं कह सकते। क्या वजह होगी कि आप नहीं कह सकते? वजह यह होगी कि आपको भी पता है, नेचुरल झील की भी बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल झील की भी आपको भी ये पता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में कंडीशंस बदले और ये झील के पानी का जो स्तर है वो कम होता चला जाए और धीरे 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 ये झील पूरी तरह से सूख जाए। या ये भी हो सकता है कि झील के तट तल में धीरे धीरे मिट्टी, धीरे धीरे और भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो सब जमा होते जाएं। आज झील में बहुत सारे पौधे हैं, झील में बहुत सारे शैवाल हैं, खूब सारी मछलियां हैं। तो अगर इतना बड़ा जैव मंडल उस पूरे झील में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन सारे जीवों से वेस्ट मटेरियल पैदा हो रहा है, इन सारे जीवों से डेड मटेरियल पैदा हो रहा है। तो वो डेड मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल जा कहाँ रहा है? वो सब जा रहा है झील के तल में। वो डिकम्पोज भी होगा, लेकिन फिर भी उसका एक हिस्सा जमा होता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? झील की गहराई कम होती चली जाएगी और उसका तल जो है धीरे 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 ऊपर आते चला जाएगा। क्या एक वक्त आप ऐसा भी आता हुआ देख रहे हैं कि जब झील का तल बिल्कुल आसपास के भूमि तल के बराबर आ जाए? बिल्कुल संभव है। तो क्या उस समय भी आप वही बायोम देखेंगे जो बायोम आप आज देखते हैं? असंभव। तो आप क्या देख रहे होंगे वहां पे? उस समय आप वहां पर घास देखेंगे, छोटे पौधे देखेंगे जो आज आप झील में नहीं दिख रहे। घास देखेंगे, छोटे पौधे देखेंगे, और इतना ही नहीं, आप एक वक्त आएगा कि आप वहां पे बड़े बड़े ट्रीज भी देखने लग जाएंगे। तो एक ही लोकेशन पे क्रमशः एक कम्युनिटी के स्थान पर दूसरी कम्युनिटी आती है, दूसरे के स्थान पर तीसरी कम्युनिटी आती है, तीसरे के स्थान पर चौथी कम्युनिटी आती है। और ऐसे कम्युनिटी के चेंज के क्रम के अंत में एक ऐसी कम्युनिटी आती है जो वहां के पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से सबसे स्थिर कम्युनिटी है, जिसमें चेंजेस की संभावना न के बराबर है, जो वहां पर अब सतत बनी रहेगी और अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसका जगह कोई और कम्युनिटी नहीं लेगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस परिघटना को, उस फिनोमिनन को हम कहेंगे पारिस्थितिक उत्क्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ही जगह पर अगर जैविक समुदाय क्रमशः बदलते जाए और एक जैविक समुदाय की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा आते जाए और अंततः एक बेहद स्थिर समुदाय की स्थापना हो, जो जिसमें लगा समय कुछ भी हो सकता है, कई हजार साल भी हो सकते हैं। अगर फैक्टर बहुत तेजी से बदल रहे हैं तो कुछ 100 साल ही हो सकते हैं, कई बार तो 100 साल के अंदर ही आप चेंजेस देख लोगे वगैरह। लगा समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंततः पारिस्थितिक समुदायों के परिवर्तन के इस क्रम के अंत में जब एक बेहद स्थिर समुदाय स्थापित होता है, दिस प्रोसेस, इस पूरे की पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यह परिभाषा एक बार मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लो, क्योंकि अब मैं लिखूंगा और आप उसको कॉपी करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप उसको पहले लिख लो, फिर आगे की बात करेंगे। तो आप लिख लीजिए, पारिस्थितिक उत्क्रमण, पारिस्थितिक उत्क्रमण एक ऐसी परिघटना है, पारिस्थितिक उत्क्रमण एक ऐसी परिघटना है जिसमें एक ही स्थान पर, जिसमें एक ही स्थान पर एक समयावधि के दौरान, एक ही स्थान पर एक समयावधि के दौरान पारिस्थितिक समुदाय, एक समयावधि के दौरान पारिस्थितिक समुदाय क्रमशः बदलते जाते हैं। एक ही स्थान पर पारिस्थितिक समुदाय क्रमशः बदलते जाते हैं जब तक कि जब तक कि
वहां के परिस्थितियों के अनुसार, जब तक कि वहां की परिस्थितियों के अनुसार एक स्थिर समुदाय की स्थापना नहीं हो जाए, जब तक कि वहां की परिस्थितियों के अनुसार एक स्थिर समुदाय की स्थापना नहीं हो जाए। एक बात, इस डेफिनेशन को जो आपने लिखा है उसको कायदे से पढ़ लीजिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड लगेगा। एक ही सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है। हम इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन को एक ऐसे फिनोमिनन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं जहां पे एक ही लोकेशन पे एक के बाद एक कम्युनिटी बदलती जाती है। तब तक बदलती जाती है जब तक कि वहां के कंडीशन के मुताबिक एक खूब स्टेबल कम्युनिटी की स्थापना नहीं हो जाती है। इस कम्युनिटी के चेंजेस के क्रम को हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं। तो सक्सेशन का मतलब होता है इकोलॉजिकल कम्युनिटी में क्रमशः आए परिवर्तन। और यहां पे आप अगर देखो तो जो भी स्टार्टिंग कम्युनिटी है तो उसको कहते हैं कम्युनिटी जीरो, और उसके बाद उसकी जगह पे जो आएगा वो है कम्युनिटी वन। उसके जगह पे जो आएगा वो होगी कम्युनिटी टू। उसके जगह पे जो आएगा कम्युनिटी थ्री, कम्युनिटी फोर। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कम्युनिटी एन लिख देते हैं। एन जो कि कोई भी नेचुरल नंबर है, तो कम्युनिटी एन लिख देते हैं। ये एन 5 भी हो सकता है, ये एन 10 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कहां पे हम कम्युनिटी के चेंजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल लास्ट में जब आप जाओगे, जब बिल्कुल लास्ट में आप जाते हो, मैं थोड़ा सा बीच में आपके मैसेजेस को भी देखता रहूंगा, लेकिन अभी आप लिखने पे ज्यादा जोर देंगे और मैसेज भी हम देख लेंगे। बोर्ड डार्क कर दीजिए भाई, अब क्लास शुरू हो गई है और पिछली क्लास में बच्चे कहते कि बोर्ड को व्हाइट कर दीजिए। मतलब इंग्लिश की क्लास में बच्चों को समझाना पड़ा कि भाई ये मैं कलर क्यों नहीं कर रहा हूं, और यहां पे मैंने उस फीडबैक के बेसिस पे व्हाइट किया। तो अब आप कह रहे हैं कि बोर्ड को डार्क कर दीजिए। अब डार्क मत कराओ, फिर पेन, ये सारा जो लिखा है वो गायब हो जाएगा। आज की क्लास काम चला लो और फिर एक मतदान बाद में करा लेंगे, बोर्ड डार्क रखा जाए या व्हाइट रखा जाए, लेकिन वो बाद की बात है, आज वो मतदान नहीं कर रहे हैं। और कम्युनिटी एन के बाद जो है ना, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अच्छा, आप में से एक स्टूडेंट ने कहा सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों को परीक्षा देनी है तो आप लोग अपनी हैंडराइटिंग को साफ सुथरी कर लें। याद रखिएगा कि यूपीएससी की कॉपी रोबोट नहीं जांचता, इंसान जांचते हैं। और जब इंसान जांचते हैं तो साफ सुथरी हैंडराइटिंग का एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि बच्चे ने मेहनत की है। और अगर जैसे मर्जी लिख दिए तो जैसे मर्जी मार्क्स भी आ जाते हैं, और वो फिर मार्क्स सिलेक्शन में तब्दील नहीं होते। तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत ना हो, बिल्कुल चलती है। हैंडराइटिंग साफ हो, आराम से पढ़ने लायक हो। एग्जामिनर के पास कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपकी कॉपी को पढ़े ही। आप उसको मजबूर करेंगे कि वो आपकी कॉपी को पढ़े ही। और उसकी शुरुआत होती है साफ लिखावट से, और जब एग्जामिनर पढ़ने लगे तो साफ सुथरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, कि जब वो पढ़ रहा हो तो उसको बीच में कहीं रुकने की जरूरत ना हो, और चीजें इतने लॉजिकल तरीके से कंसाइज करके, छोटा करके आप लिख रहे हैं। बहुत लोगों को जानता हूं इस पूरी जर्नी में, जिनके पास नॉलेज का लेवल अच्छा था, एक्सप्रेशन की वजह से कभी भी मेंस में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए। तो वो एक्सप्रेशन जो है ना, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। नॉलेज थोड़ा कम हो चलेगा, एक्सप्रेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो एक्सप्रेशन पे शुरू से काम कीजिए, शुरू से काम करिए, और एक्सप्रेशन में साफ सुथरी हैंडराइटिंग का एक रोल रहेगा। तो बहरहाल कम्युनिटी एन के बाद जो फाइनल कम्युनिटी होगी वो आकर के एस्टेब्लिश हो जाएगी। अब थोड़ा सा टेक्निकल नेम भी आएगा इसके बाद, ये तो मैंने अभी समझाने के क्रम में लिखा है। आप मेरे साथ लिखते रहें, लेकिन बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूं वो पीडीएफ पे चेंज करके एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू। वो नहीं है, मैं थोड़ा सा हट जाऊं ताकि आप लोग इसको लिख सको।
यहाँ पे यही एक थोड़ा सा रहता है कि बार बार मुझे ये डर लगता है कि आप लोगों का व्यू मैं ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दूं। अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया तो अब समझिए कि किसी भी जगह पे जो कम्युनिटी जीरो होती है, जहां से शुरुआत होती है, उसको हम कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी से चीजें शुरू हो रही होती हैं उसको हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है। और जो हमारी फाइनल कम्युनिटी है उसको हम कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि लिखने की जगह क्रिएट हो। फाइनल कम्युनिटी इज इक्वल टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये जो स्टेजेस हैं, प्रत्येक स्टेज एक सीयर कहलाता है। प्रत्येक स्टेज एक सीयर कहलाता है, या सीयर का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं सीरल स्टेज। डन। तो हर स्टेज एक सीयर कहलाएगा। तो कम्युनिटी जीरो जो है, ये इसका एक दूसरा नाम आप दे सकते हो सीयर जीरो। ये हो गया सीयर वन, ये हो गया सीयर टू, ये हो गया सीयर एन, और ये जो हुआ इसको तो आप क्लाइमैक्स ही कहोगे, जो कि मैंने वहां लिखा ही हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी के साथ आप कोई भी सीयर नाम नहीं जोड़ोगे। एक बार मैं बोर्ड के सामने से पूरी तरह से हट जाता हूं, मैं दिख नहीं रहा हूं लेकिन आपके पास ही हूं। एक बार जो कुछ भी बोर्ड पे है, अगर आप लिख रहे हो तो आप मेरे साथ इन चीजों को फिनिश कर लो। ऑल्दो ये पीडीएफ मैं शेयर करूंगा। सर टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी में भी बताते रहिए। वो बिल्कुल बताऊंगा, नहीं तो लिखोगे क्या आप? अच्छा, अमित कह रहे हैं कि सर हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ाओ, नहीं तो बंद कर दो, बोरिंग होती है, पैसा फंस गया लगता है। अमित, ये मैसेज जो है इस तरह का, खास तौर पे अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं तो ये आपके बारे में बहुत कुछ कह जा रहा है। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, आपने अपने परिचय को दे दिया। ठीक है, कोई आपको मजबूर तो नहीं कर रहा इस क्लास में बैठने को। और मुझे लगता है कि अगर इससे ज्यादा इंग्लिश और हिंदी को कोई अगर बैलेंस कर दे तो मैं भी उससे सीख लूं। लेकिन टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही बताना इज माय वर्क। और अगर आपको इंग्लिश से इतनी परेशानी है तो यूपीएससी बहुत मुश्किल होने जा रहा है। एंड एज ए टीचर मुझे कुछ कड़वी बातें भी बोलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो दो चीजें हैं। सबसे पहली बात क्या है कि मैं एज ए टीचर आपका मित्रवत टीचर हूं, मित्र नहीं हूं। और हमेशा ही टीचर और स्टूडेंट के बीच जो संवाद होता है वो शालीन होना चाहिए। आप बताएं कि कब मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की अशालीनता हुई होगी। और अगर मैं आप लोगों की 500 क्लास भी लूं तो एक भी क्लास में आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप शालीन नहीं थे। तो वो आपके बारे में बहुत कुछ कह जा रहा है। ठीक है, और कोई आपको जबरदस्ती इस लाइव क्लास में बिठाकर नहीं रखे हुए हैं। ऐसा कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं है जो मैं हिंदी में नहीं समझाता जा रहा हूं, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। और अगर आप वर्ड के लिए भी मुझसे शब्द सुनना चाहते हैं तो वो मैं बोल सकता हूं, लेकिन वो यूपीएससी में मदद नहीं करेगा। अगर आपका मनोरंजन करना हो, पूरे साल बहुत शानदार मनोरंजन कर दूंगा। लेकिन दो चीजें होती हैं। पहली चीज जो आपको एग्जाम में काम आएगी, और जो दूसरी चीज जो मनोरंजन पूरे साल करेगी लेकिन एग्जाम में पीटी में भी एक बड़े मार्जिन से आपको पीछे छोड़ देगी। एक को मैं कहता हूं समोसा स्टाइल टीचिंग, समोसा गुलाब जामुन स्टाइल टीचिंग, जो स्वादिष्ट तो लगता है लेकिन एग्जाम का एक पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरा च्यवनप्राश स्टाइल ऑफ टीचिंग। च्यवनप्राश बहुत टेस्टी नहीं होता लेकिन काम करता है। मैं च्यवनप्राश टाइप टीचर हूं। आप में से जितने लोगों को च्यवनप्राश टाइप की टीचिंग अच्छी लगती है, एक बार जरा हाँ बोल दीजिए ताकि मुझे समझ में आए
कि मुझे समोसा परोसना है या च्यवनप्राश परोसना है? लेट्स बी क्लियर, एक बार आप बता दीजिए कि किसको क्या चाहिए, च्यवनप्राश या समोसा, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, इकोलॉजी तो चलती ही रहेगी। मैं जरा देख ही लूं चैट में। चलिए अब मैसेजेस को रोक दीजिए, ठीक है। मुझे आप लोगों का मैसेज मिल गया, ठीक है, मुझे आप लोगों का मैसेजेस मिल गया। तो किसी को भी देखिए, आप बहुत सारे लोग इस बैच से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी 5 व्यक्ति को, किसी भी 10 और 100 व्यक्ति को भी अपना फोकस, अपना अटेंशन मत डेविएट करने दीजिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं उन डॉक्टर्स में से नहीं हूं जो मरीज से पूछ करके प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं उन डॉक्टर्स में से हूं जो वो प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे जो आपके काम आएगा, राइट। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से 99% लोग काफी सीरियस हैं। जो नहीं हैं प्लीज हो जाइए। जब आप जुड़े हैं, अपना समय दे रहे हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अगर अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो उस समय के बदले आपको वो तैयारी मिलनी चाहिए। अब बाकी प्रवचन बाद में, पहले अब हम लोग सक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो मैसेज को अब रोक दीजिए। देखो, किसी ने कहा काइंडली इग्नोर दीज पीपल। इग्नोर किसी को नहीं करूंगा, सच बोलूंगा। सच कड़वा हो सकता है, बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि इग्नोर कर दूंगा तो जिनको पता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको कभी पता नहीं चलेगा। एज ए टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को भी बताऊं जो इग्नोरेंट हैं, जिनको नहीं पता कि व्हाट दे नीड। उनको भी मेरा ये फर्ज है कि मैं उनको बताऊं कि आपको किस चीज की जरूरत है। आज नहीं, 4 साल के बाद ही जब आप परीक्षा दोगे तो यू नीड टू नो कि ये परीक्षा किन चीजों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो चलो अब आगे आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया। तो एक बार इसको जरा रिपीट कर देते हैं। रिपीट में जो सबसे पहली बात क्या है कि हमने क्या देखा कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है एक ही लोकेशन पर, ठीक है, 1 सेकंड का रिपीट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक ही लोकेशन पे कम्युनिटी बदलती जाती है। क्यों बदलती है वो भी बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। आज की क्लास लगभग पूरे सक्सेशन पे ही केंद्रित रहेगी। इकोसिस्टम अगर आज नहीं भी होता है तो आगे देख लेंगे, लेकिन एक ही जगह पर कम्युनिटी बदलती रहेगी। कम्युनिटी क्यों बदलती है? कम्युनिटी के बदलने का गौर करो, ये बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं आगे लिखवा दूंगा। तो कम्युनिटी इसलिए बदलती है कि अगर मान लो कि एक इकोसिस्टम है, एक तालाब है, और आज की डेट में इस तालाब में खूब सारा पानी है, तालाब में मछलियां भी हैं, है ना, तालाब में खूब सारे पौधे भी हैं। तो होता यह है, तालाब में कई सारे शैवाल हैं और भी दूसरे जीव हैं जिनको बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो इतने सारे जीव हैं इस तालाब में ना, इन सारे जीवों के एक्टिविटीज की वजह से, इन सारे जीवों की गतिविधियों की वजह से इस तालाब में चेंजेस आ रहे हैं, इस तालाब में परिवर्तन आ रहा है। और इस तालाब में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जैसे कि तालाब का जो पानी है उसका कंपोजिशन बदल रहा है, पानी के घटक बदल रहे हैं, पानी में पोषक पदार्थों की या तो कमी हो रही होगी या वृद्धि हो रही होगी, पानी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा होगा क्योंकि ये पौधे भी धीरे धीरे मरेंगे। इन जानवरों से भी, जो ये एनिमल्स हैं, इन जानवरों से भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता जाएगा। पानी शुरू में बहुत साफ है, आगे जाके ये पानी बहुत साफ नहीं होगा, थोड़ा गंदला हो जाएगा पानी, अगर ये बहती नदी नहीं है, हम यहाँ पे तालाब की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस जगह के जो एबायोटिक फैक्टर हैं, अजैविक फैक्टर हैं, वो अजैविक फैक्टर बदलने लगेंगे। किसने बदला? इन्हीं जैविक फैक्टर्स ने बदला
अपनी गतिविधियों से बदला, लेकिन धीरे धीरे ये अजैविक फैक्टर इतना बदल जाएंगे कि इन्हीं जैविक फैक्टर्स के लिए वो अनुकूल नहीं रह जाएंगे। बदला किसने? इन्हीं जैविक फैक्टर्स ने बदला। बदलते वक्त उनको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि हम कभी इसको इतना बदल देंगे कि ये हमारे लिए ही अनुकूल ना रह जाए। अब इनके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वो जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उन बदली हुई परिस्थितियों में कुछ और स्पीसीज तो आके शायद रह सकती है। तो आप देखोगे क्या कि धीरे धीरे किसी नई स्पीसीज का एक्सीडेंटली आगमन हो गया, और उसके लिए ये परिस्थितियां, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, वो खूब अनुकूल परिस्थितियां हैं, और अनुकूल परिस्थितियों की वजह से अब उस स्पीसीज की संख्या में वृद्धि होने लग जाती है, और धीरे धीरे जो पुरानी वाली कम्युनिटी है वो चेंज होकर के एक नई सी कम्युनिटी बस जाती है, और फिर वो परिवर्तन करते रहते हैं, और उसके बाद फिर परिस्थितियां कुछ इतनी बदल जाती हैं कि अब जो दूसरी कम्युनिटी एस्टेब्लिश हुई थी उसके लिए भी ये अनुकूल नहीं रह गया, और अब एक तीसरी कम्युनिटी आएगी जिसके साथ अब ये फैक्टर्स काम करेंगे और इनके साथ नहीं करेंगे। आप सोचोगे सर ऐसा कहां होता है? अब सोचो, हम इंसानों की बात करो, पिछले कई हजार साल से पृथ्वी पर इंसान डोमिनेंट स्पीसीज हैं। कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट की स्पीसीज ऐसी नहीं है जो मनुष्यों से ज्यादा पृथ्वी को डोमिनेट करती हो, कोई नहीं है। अब चले जाओ पिछले 300 साल में, तो पिछले 300 साल में जब से कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, आप देखो कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमने एक बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की। क्यों? क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उसके लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग होंगे, उनके रहने की जगह चाहिए, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के लिए आपको खनन करना होगा जो कि जंगलों के नीचे दबा हुआ है, इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट वगैरह बनाने के लिए आपको फिर से लैंड चाहिए। आपने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की। दूसरा आपने क्या किया, जो खनिज ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब कि फॉसिल फ्यूल जिनको कहते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसको कहते हैं, कोयला और किसी भी तरह का पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ, उसको हमने इतने बड़े पैमाने पर यूज किया है, उसको इतने बड़े पैमाने पर हमने जलाया है। और जब भी आप किसी भी जीवाश्म ईंधन को जलाते हो, जीवाश्म ईंधन का दहन करते हो, तो नतीजा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल के कौन से हिस्से में जाएगा? ट्रोपोस्फियर में जाएगा। वहां पे इकट्ठा होगा, और उससे क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। सोचो कि छोटी छोटी चेंजेस 300 साल में हमने इतनी की कि आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग है। एनवायरमेंट के लेवल पे बाकी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन एनवायरमेंट के लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह से हमने कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड गैसेस, इंडस्ट्रियल गैसेस हमने रिलीज किया, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का क्षरण हुआ। तो इससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे पृथ्वी हम मनुष्यों के लिए उतनी अनुकूल नहीं रह गई जितनी अनुकूल ये पहले थी। हमने अपने शहरों को शायद बेहतर कर लिया हो, हमने अपने घरों को बेहतर कर लिया हो, लेकिन पृथ्वी एज एन इकोसिस्टम हमारे लिए उतनी अनुकूल नहीं रह गई। चलो, मनुष्यों को तो ये गिफ्ट है कि हम अपने हिसाब से अपने इर्द गिर्द को बदल लेते हैं। मछलियों की बात करते हो, मेढकों की बात करते हो, पौधों की बात करते हो, कैन दे डू इट? वो कर सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर वो नहीं कर सकते तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी जगह पर कुछ और स्पीसीज आएंगी, और ये स्पीसीज उस तालाब से चलती बनेंगी, है ना? यही होता है सक्सेशन। तो सक्सेशन अक्सर उन परिवर्तनों के कारण होता है जो कम्युनिटी, जो जैविक समुदाय अपने पारिस्थितिक तंत्र में लाती हैं, और उसकी वजह से उनका पारिस्थितिक तंत्र उनके लिए कम अनुकूल रह जाता है, और क्रमशः ये हर कम्युनिटी करती जाएगी, और क्रमशः हर कम्युनिटी के जगह पे एक नई कम्युनिटी आती चली जाएगी। फिर क्या होगा? अंततः जो आप देखोगे वो ये होगा कि अंततः एक ऐसी स्टेबल कम्युनिटी आती है जो वहां पर स्टेबलाइज होकर रहती है, और अब उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा। वो ना तो अपने पर्यावरण को ज्यादा चेंज कर रहा है और ना कुछ और कर रहा है, वो अपने पर्यावरण के साथ वेल एडजस्टेड है। ठीक है? और जब अपने पर्यावरण के साथ वेल एडजस्टेड है, तो ना तो वो अपने पर्यावरण को चेंज कर रहा है, और ना पर्यावरण में आए चेंजेस की वजह से उसमें कोई चेंज आ रहा है। एंड दैट इज हाउ द स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी गेट्स एस्टैब्लिश्ड। इस तरह से एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसको हम चरम समुदाय कहते हैं, उसकी स्थापना हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे था। अभी इसको मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा, जब चार्ट बना करके लिखवाऊंगा
तो मैं आप लोग के नोटबुक में ये चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस नो में बता दो एक बार। ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया कि नहीं? स्टेबिलाइज का मतलब है स्थिर। बिल्कुल सही, स्टेबिलाइज का मतलब है स्थिर। बहुत खूब, बहुत खूब। गुड 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 गुड। चलो मैसेजेस को फिर से स्टॉप करो, और अब हम लोग ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं। नहीं, ये कलर ठीक नहीं है, ये साफ नहीं दिखेगा। सक्सेशन का क्रम। तो जो हमने सीखा है कि सक्सेशन हमेशा ही पायोनियर कम्युनिटी से शुरू होती है। और देखो, इतनी इंग्लिश तो आपको एग्जाम में भी अलाउड होती है लिखने के लिए, ठीक है ना? और पायनियर कम्युनिटी से फिर शुरू होकर के कई चरणों से गुजरती है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो सक्सेशन का क्रम हो गया, एक साफ सुथरे तरीके से मैंने लिख दिया है। ऑलरेडी आप इसको समझ रहे हो, तो यहां पे अब ज्यादा देर नहीं रुकते। इससे जुड़ी हुई बात जो बतानी है कि कोई भी जो शेयर होता है ना, कोई भी शेयर, अब शेयर का मतलब क्या है? शेयर का मतलब कि सक्सेशन के क्रम में आई हुई कोई भी कम्युनिटी को हम शेयर कहते हैं, ठीक है? सक्सेशन के क्रम में आई हुई कोई भी कम्युनिटी, ठीक है? तो कोई भी शेयर एक कम्युनिटी है, तो क्या करेगा कि इसके अपने जैविक क्रियाकलाप चलते हैं, जिसको आप कहते हो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर जीव हैं तो जैविक क्रियाकलाप चलते ही रहेंगे, उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। अब जैविक क्रियाकलाप का मतलब है आहार श्रृंखला, संसाधनों का उपयोग, अलग अलग तरह की रासायनिक विक्रियाएं वगैरह। तो इससे क्या होता है ना कि ये जैविक क्रियाकलाप से अब हमारे इकोसिस्टम में, इस पारिस्थितिक तंत्र में एबायोटिक घटक जो होते हैं, अजैविक घटक जो होते हैं, उसमें परिवर्तन आना शुरू होती है। तो आगे चलते हैं। अजैविक घटकों में परिवर्तन, और यहीं से जो चेंज का गेम है ना, वो यहीं से शुरू होता है। याद रखिएगा कि जो चेंज का गेम है वो यहां से शुरू होता है, क्योंकि अजैविक घटकों में जो परिवर्तन हुआ ना, इसकी वजह से अब आगे आप क्या देखोगे
कई घटक अब वर्तमान सीयर के लिए, सीयर तो पता ही है कि क्या है, वर्तमान सीयर के लिए अनुकूल नहीं रह जाते। फिर कुछ अन्य प्रजाति का ऐसे ही आगमन होता, ऐसा नहीं कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं इसलिए वो आ गई, वो आते हैं और उनको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं। ऐसा नहीं कि चूंकि परिस्थितियां बदल गई तो इसकी खबर उनको मिल गई और उन्होंने कहीं सुन करके और इस जगह को अब अपना घर बनाने का डिसाइड किया, नथिंग लाइक दैट। लेकिन क्या है कि अब वो घटक अनुकूल पहले वाले सीयर के लिए नहीं रहे, लेकिन कुछ अन्य प्रजाति बस ऐसे ही आते हैं और वो क्या पाते हैं कि इनमें से कुछ प्रजातियों के लिए, इनमें से कुछ प्रजातियों के लिए नई परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अगर इनमें से कुछ प्रजातियों के लिए नई परिस्थितियां अनुकूल हैं तो अब ये नई प्रजातियां यहां पर स्थापित होंगी और इस तरह से सीयर बदलने लग जाएगा और यही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं कि अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसको लिख लें। पूजा कह रही है बुक बता दीजिए। बुक पूजा एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वो आज की क्लास के लास्ट में हम बता करके जाएंगे। सर यदि लिखा रहे हैं तो थोड़ा लिखने का समय दीजिए, लिखावट को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वो कर दिया। देखो, जितना लिख सकते हो मेरे साथ समझते हुए लिखो। और बाद में दो चीजें हैं, एक तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी आपके लिए ऐप पे, और जो दूसरी चीज रहेगी वो है कि ये जो भी मैं लिख रहा हूं पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके आपके साथ ऐप में शेयर हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें रहेंगी, तो अगर कुछ छूट जाए तो बाद में लिख लेना। क्लास में इतनी स्पीड तो रहनी चाहिए, है ना। चलो, आप में से कुछ लोग जो है सो तारीफ भी कर रहे हैं। चलो, अब रुक जाओ फिर और अब समझो। तो अब क्या है कि इनमें से कुछ प्रजातियों के लिए जो नई परिस्थितियां हैं वो हो गई थोड़ी अनुकूल, और अब ये नई परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हो गई तो वो प्रजाति अब यहां पर जो है धीरे धीरे स्थापित होंगे। और नई प्रजातियों के स्थापित होने के कारण, नई प्रजातियों के स्थापित होने के कारण अब जो अगली चीज होगी कि जो कम्युनिटी है वो बदलने लग जाएगा। क्योंकि जो पिछली कम्युनिटी थी उनमें से कई प्रजातियों के लिए बदली हुई परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन जो नई वाली आई हैं उनके लिए ठीक हैं। तो कुछ प्रजातियों का अब यहां से विलोप हो जाएगा और कुछ नई प्रजातियां बस जाएंगी और इस तरह से हमारी कम्युनिटी बदल गई। अब आप ये पूछोगे कि सर पुरानी वाली कम्युनिटी से भी कुछ मेंबर चलेंगे क्या, यहाँ पे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, पुरानी वाली कम्युनिटी से कुछ मेंबर यहाँ पर बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज कि नई वाली कम्युनिटी जो है वो पुरानी वाली से अलग इसलिए कि इसमें कुछ नई प्रजातियां हैं, हो सकता है उनमें से कुछ की वर्चस्व हो यहां पर वगैरह। तो सीयर तो बदल गया, और ये तब तक बदलता रहेगा जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित नहीं हो जाती। तो कुछ नई प्रजातियों की स्थापना, स्थापना इन द सेंस की
अब वो यहां पर इस तंत्र में आ गए और शियर में बदलाव और यह क्रम अंतिम क्लाइमेक्स कम्युनिटी के आने तक चलता रहेगा। डन। तो ये है। तो अब हमें ये समझ में आ गई कि ये बदलाव होता कैसे है, क्रम समझ में आ गया। क्रम समझने के साथ इसको थोड़ा मैं छोटा करके एक साइड कर दूं कि आप लोग इसको देख करके अगर मेरी बातों के साथ आप लिख सको तो लिख भी लो। तो नई प्रजातियां स्थापित हो गई, शियर में बदलाव आ गया और शियर में बदलाव का ये क्रम तब तक चलता रहेगा, तब तक जब तक कि नई वाली प्रजातियां नहीं आ जाती हैं। और फिर वो चलता चलता अंततः क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचेगा और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद फिर वो स्टेबल हो जाएगा। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार मैं देख लेता हूं। लिख लिया, बहुत अच्छा। आप लोग अब तेज लिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ। सक्सेशन के प्रकार। ठीक है जी, सक्सेशन के प्रकार। तो सक्सेशन के प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। गौर से सुनना, जटिल स्टेटमेंट है। सक्सेशन के प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, किस आधार पे हम सक्सेशन का प्रकार बता रहे हैं वो तय करेगा कि सक्सेशन के किन प्रकारों की हम बात करें। अब देखते हैं जरा। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि सक्सेशन के प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। स्थान के जैविक समुदाय पृष्ठभूमि के आधार पर, ये क्या है बताऊंगा। दूसरा, स्फीयर के क्रम के आधार पर। और तीसरा जो है वो है प्रमुख कारक के आधार पर। सिर्फ कारक नहीं, प्रमुख कारक के आधार पर, या मुख्य कारक कह लो, इसको थोड़ा सा डिलीट ही कर देता हूं। मुख्य कारक के आधार पर। तो प्रकारों के ये तीन प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, पहला तो क्या है कि इस स्थान पे जहां पे सक्सेशन हो रहा है वहां पे कोई क्या जैविक इतिहास रहा है। ठीक है, सो दैट इज पॉइंट नंबर वन, कि जहां भी सक्सेशन हो रहा है तो वहां पे क्या पहले कुछ वहां पे जैविक समुदाय था, वहां पे जैविक समुदाय नहीं था, वगैरह वगैरह। आप सोच रहे हो कि क्या पृथ्वी पे कोई जगह बची है जहां पे जैविक समुदाय ना रहा हो? और अगर जैविक समुदाय के लायक वो जगह नहीं है तो पक्के तौर पे तो वहां पे अब दोबारा कोई जैविक समुदाय हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, चलो बताने दो। एक मान लो कि जबरदस्त भूकंप आता है, जबरदस्त भूकंप आता है किसी महासागरीय हिस्से में। ठीक है, किसी महासागरीय हिस्से में जबरदस्त भूकंप आता है और अचानक से महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप प्रकट हो जाता है। तो पहले नीचे था, पानी के स्तर के नीचे था,
अब वो इट कम्स इन द मिडल ऑफ द ओशन। अब एक छोटा सा द्वीप बन गया, क्योंकि अब वो पानी की सतह के ऊपर आ गया, तो एक छोटा सा द्वीप बन गया। अब वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन का मतलब कि वहां पर कोई पौधा नहीं है, वहां पे कोई कम्युनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अब वहां पे शुरुआत होगी। तो ये क्या हुआ, ये उस जगह पे सक्सेशन हो रही है जहां पे कहीं भी कोई जैविक समुदाय था ही नहीं। इसी तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद लावा निकलता है। खूब सारा लावा निकला, खूब सारा लावा निकला। और जो लावा निकला, उस लावे की वजह से, जो लावा निकला उस लावे की वजह से वहां का जो आसपास का इलाका है वो ढक गया। लेकिन अंततः ये लावा ठंडा होगा। अब जब ये ठंडा हुआ तो ये एक तरह का रॉक बन गया। वहां पे कोई वेजिटेशन है, वहां पे कोई कम्युनिटी है? आंसर है नहीं, कुछ नहीं है। तो वहां पे अब नए सिरे से धीरे 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 कई सौ साल में जाकर के वहां पे भी कुछ पौधे वगैरह आपको दिखना शुरू होंगे। क्यों, कैसे, उसकी बात हम करेंगे। तो ये जो है, अगर कभी ऐसी जगह पे सक्सेशन हो रहा है जहां पे इसके पहले कहीं कोई जैविक समुदाय नहीं था, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं या प्राथमिक उत्क्रमण कहते हैं। और ऐसी किसी भी जगह पे जहां पे सक्सेशन हो रहा है और वो सक्सेशन जहां पे पहले से कोई जैविक समुदाय था और आज की डेट में वो नष्ट हो गया है, ठीक है, आज की डेट में वो नष्ट हो चुका है जैविक समुदाय, तो वो जैविक समुदाय जो है वो अब उसकी जगह पे कोई नया सक्सेशन होता है तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। एग्जाम्पल दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए एक फॉरेस्ट का एरिया। वो फॉरेस्ट का एरिया ऐसा एरिया है जहां पर पहले अच्छा खासा फॉरेस्ट था, लेकिन भयंकर आग लगी और बहुत सारे पेड़ जल के खत्म हो गए। नीचे की जो घास और छोटे छोटे पौधे थे वो भी जल के खत्म हो गए। और आज उस जगह पे जहां पे एक फॉरेस्ट होता तो वहां पर राख ही राख है और जले हुए पेड़ हैं। तो आज वहां कुछ नहीं है। लेकिन क्या हमेशा वहां पे कुछ नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3-4 साल के बाद आप जाओ, वहां पे फिर घास वास उगाई होगी, छोटे छोटे पौधे उगाए होंगे वगैरह। और अगर आप 30-40 साल के बाद जाओ तो एक छोटा मोटा फिर से जंगल बन चुका होगा। वो क्या था? वो सेकेंडरी सक्सेशन था। सेकेंडरी सक्सेशन वहां होती है जहां पे पहले से थोड़ी वेजिटेशन की हिस्ट्री होती है, पहले से वहां पे थोड़ा वेजिटेशन रहा है। और उस जगह पे अगर पहले की वेजिटेशन नष्ट हो गई और नए सिरे से सक्सेशन हुआ तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक उत्क्रमण। तो सबसे पहले हम स्थान के जैविक समुदाय की पृष्ठभूमि के आधार पर इसको तय कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखने जा रहे हैं स्थान के जैविक समुदाय की पृष्ठभूमि के आधार पर। चल, इस आधार पे जो है दो तरह के सक्सेशन होते हैं। प्राथमिक, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी या द्वितीयक। दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे? प्राथमिक है ऐसे स्थान पर सक्सेशन या ऐसे स्थान पर उत्क्रमण जहां पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी। सेकेंडरी, ऐसे स्थान पर सक्सेशन
जहां की पूर्ववर्ती कम्युनिटी नष्ट हो चुकी है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप? इसका एग्जाम्पल होगा, सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होगा कि आग से नष्ट हो गए वन के स्थान पर सक्सेशन का प्रारंभ। आग से नष्ट हो गए वन के स्थान पर सक्सेशन का प्रारंभ, सेकेंडरी सक्सेशन हुआ। और ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे के ठंडे होने के बाद सक्सेशन की शुरुआत। ज्वालामुखी विस्फोट के से निकले लावे के ठंडे होने के बाद सक्सेशन की शुरुआत, वो प्राथमिक सक्सेशन होगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे चलते हैं। जब वीडियो रुक के चल रही है, सलोनी पूछ रही पूर्ववर्ती का मतलब क्या? पूर्ववर्ती तो हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है जो पहले से मौजूद थी। ठीक है, तो दैट इज पूर्ववर्ती। एग्जाम्पल मैंने प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों का दे दिया, आप लोग लिख लीजिए। अब हर चीज को मैं यहां लिखूंगा और तब आप कॉपी करेंगे, तो वो थोड़ा प्राइमरी स्कूल टाइप हो जाएगा। तो कुछ चीजों को आप लिख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्राइमरी, ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे के ठंडे होने के बाद हो रहा सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, जहां पे पहले से कोई कम्युनिटी नहीं थी। सेकेंडरी, ये तो एग्जाम्पल खुद ही से लिख लोगे। अ, आग से नष्ट हो गए वन के स्थान पर शुरू हुआ सक्सेशन। ठीक है ना? चलो, हो गया, डन। डन, ठीक है, डन। अब हम आगे आते हैं और अब हम देखते हैं शेयर के क्रम के आधार पर, कि शेयर के क्रम के आधार पर सक्सेशन कितने तरह के होते हैं। शेयर के क्रम के आधार पर तीन तरह के सक्सेशन होते हैं। अगले पेज पे चले। शेयर के क्रम के, अरे ये क्या हो गया, क्रम के आधार पर। शेयर के क्रम के आधार पर तीन तरह के सक्सेशन होते हैं। पहला होता है लीनियर सक्सेशन, मतलब रैखिक उत्क्रमण। पहले समझाऊंगा फिर लिखवा दूंगा, और अब बोल के लिखवाऊंगा, क्योंकि ये लिखने का सबसे लंबा तरीका है कि मैं हर चीज को लिखूं। तो लिखूंगा बोर्ड पे उन्हीं चीजों को जो कि मेन पॉइंट है, और बाकी चीजों को जो एक्सप्लेनेशन है वो बोलूंगा। अच्छा, बोलने में हमेशा आप ये मुझे थोड़ी लिबर्टी देना कि मैं अपने स्पीड में बोलूं, क्योंकि आपको तेज लिखना सीखना है। मुझे तेज बोलना सीखना नहीं है, मुझे ना धीमा बोलना सीखना है, लेकिन आपको तेज लिखना सीखना है। क्योंकि 3 घंटे में यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में आप 3500 शब्द कम से कम लिख रहे होंगे, और 3500 शब्द 3 घंटे में लिख पाना, वो भी अपनी याददाश्त से रिकॉल कर करके, वो तब तक नहीं होगा जब तक कि 2 साल की आपने जम के मेहनत और प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप ऐसे कल्पना करो कि आपके सारे टीचर आपके मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने आ गए हैं और आपको आंसर लिखवा रहे हैं। मान लो ऐसा कोई सेंटर है जहां पे वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है? ऐसा होगा नहीं। यूपीएससी एक चीज के लिए जो जानी जाती है वो है कि सबसे इम्पार्शियल तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करती है। लेकिन चलो कल्पना करते हैं, अब क्या होगा कि मान लो कि आपके टीचर, अगर वो आपको प्यार करते हैं तो वो आपको डिक्टेट करके आंसर लिखवा रहे हैं, और अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपके सारे टीचर मौजूद होंगे और वो डिक्टेट भी करा रहे हैं, फिर भी आप आंसर छोड़ दोगे, क्योंकि 3 घंटे में आपको 3500 वर्ड लिखना है और वो नहीं हो पाएगा।
तो मैं मेन चीजों को यहां पे बोर्ड पे लिखूंगा, इसके एक्सप्लेनेशन को समझा करके डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लेना, लेकिन अपनी स्पीड बढ़ा के लिखना, ठीक है, खूब तेजी से लिखना। तो पहला तो हो गया लीनियर सक्सेशन, समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। उसके बाद है दूसरा सर्कुलर सक्सेशन। ठीक है, सर्कुलर सक्सेशन का मतलब होता है चक्रीय उत्क्रमण। ठीक है, तीसरा होता है डिसरप्टेड सक्सेशन। ठीक है, डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? व्यवधान, कि सक्सेशन चल रहा है, बीच में व्यवधान आ गया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिसरप्टेड सक्सेशन। इसकी अच्छी प्रमाणिक हिंदी मिली नहीं, बहुत सारे हिंदी की किताबों में तो आपको डिसरप्टेड सक्सेशन का जिक्र ही नहीं होता। तो जब जिक्र नहीं होगा तो हिंदी लिखने से भी बच गए लेखक। तो फिलहाल के लिए व्यवधान ग्रस्त कह रहे हैं। अगर इससे अच्छी कोई हिंदी मिली मुझे किसी अच्छे बुक में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। फिलहाल अपनी कल्पना शक्ति लगा करके और ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी अब इन चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो। तो ये तीन तरह के सक्सेशन आपको तीन अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, और अब इनको हम लोग थोड़ा समझ समझ लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, धीरज जय हिंद भेज रहे हैं। अमृता कह रही क्लास क्यों नहीं ओपन हो रही, एरर अकर्ड बता रहा है। संदीप कह रहे हैं बाधित उत्क्रमण। हाँ, बाधित उत्क्रमण संदीप मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, हालांकि बाधा इज ऑब्स्ट्रक्शन, डिसरप्शन थोड़ा सा अलग है, लेकिन चलो बाधित भी मुझे ठीक लग रहा है, इट इज अ गुड वन। तो अब शुरू करते हैं। तो सीयर के क्रम के आधार पे, तो सीयर के क्रम के आधार पे क्या होता है कि सबसे पहले आता है रैखिक उत्क्रमण, सबसे आसान। जो अभी तक मैं बता रहा था वो रैखिक उत्क्रमण ही था। अगर मान लो कि मैं एक पिछले स्लाइड पे चला जाऊं, ये वाले स्लाइड पे, ये वाले पे, ये देखिए। ठीक है, या फिर ये वाले पे ही चले जाओ, और तो ये जो आप देखते हो ना कि पायनियर कम्युनिटी, फिर सीयर वन, सीयर टू, फिर कई सारे और सीयर एन, और लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जहां पे पायनियर से शुरू करके अलग अलग सीयर को के थ्रू गुजरते हुए जब आप क्लाइमेक्स तक पहुंचते हो ना, तो इसको हम कहते हैं रैखिक उत्क्रमण। ये सबसे स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ज्यादातर जगह आप यही रैखिक उत्क्रमण देख रहे होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अब हम लोग लास्ट वाले पे आ जाएं। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये थोड़ा चक्रीय मामला हो जाता है। चक्रीय का सबसे शानदार उदाहरण जो है, एक बायोम होता है जिसका नाम है चपैरल बायोम। ठीक है, कई लोग इसको शपारल भी कहते हैं, लेकिन जो भी आप कहें, तो चपैरल बायोम जो होता है वो थोड़ा सा तो मेडिटेरेनियन समुद्र के पास होता है, और बाकी जो है उत्तरी अमेरिका के, खासतौर पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट में, खासतौर पे कैलिफोर्निया स्टेट में पाया जाएगा। तो वहां पे क्या है कि सक्सेशन होता है, और एक इस तरह का ग्रासलैंड और बुश का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे खूब सारे घास हैं और बीच बीच में झाड़ियां हैं। तो एक इस तरह का एक हमारा कम्युनिटी बहुत बड़े एरिया में डेवलप होता है, बहुत बड़े एरिया में इस तरह की कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। अब ये कम्युनिटी डेवलप तो हो गई, लेकिन इस कम्युनिटी के डेवलप होने के बाद मामला अब यहीं से शुरू होता है। इस कम्युनिटी के डेवलप होने के बाद अक्सर हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में आते आते ज्यादातर पत्तियां सूख जाती हैं, ये पत्तियां हरे से ये ब्राउन हो जाती हैं, और दिसंबर तो आते आते
ये एकदम से ऐसे इंतजार कर रही होती है कि अब आग लग जाए बस। और अगर गलती से आग लग गई तो बहुत बड़े इलाके में ये आग फैल जाती है। जो हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर की बात सुनते हो, तो वो एक्चुअली वो फायर शुरू यहां से होती है। वो फायर शुरू यहां से होती है और धीरे धीरे जो उस एरिया के जो फॉरेस्ट है वहां तक फैल जाती है और भयंकर भयावह आग लगती है। अब मान लो कि ये आग फॉरेस्ट तक नहीं फैली, ये आग बस वहीं तक रह गई, उस एरिया में ही रह गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वो जो आग है जो उस एरिया तक में ही रह गई, ठीक है ना, वो आग जो उस एरिया तक में ही रह गई, जो चपारल वाले एरिया था वहां रह गई। अब वो पूरा ग्रासलैंड और वो पूरा जो बुशी लैंड है, जो झाड़ियां हैं, वो खत्म हो गई। एक साल तक कुछ खास ग्रोथ नहीं होगा, अगले साल से फिर वही सब आने लग जाएंगी। और ये सब ऐसी प्रजातियां हैं घास की, बड़ी यूनिक, कि इनकी सीड जो है, इनका जो सीड है जो मिट्टी में पड़ा रहता है, मिट्टी के ऊपर आग लगी हुई है लेकिन सीड को कुछ नहीं होता। इन झाड़ियों के भी सीड ऐसे हैं जो आग लगा रहता है और इन सीड्स को कुछ नहीं होता। जब ऊपर वाले सारे पौधे मर जाते हैं, फिर लगभग एक साल के बाद फिर से इन सीड से नया प्लांट आता है। फिर धीरे धीरे 3-4 साल में ये स्टैब्लिश होते हैं और फिर एक दिन आग लगता है और फिर ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ चक्रीय, कि सारे सीयर चले, पायनियर कम्युनिटी से सारे सीयर चल के क्लाइमेक्स बन गया और फिर क्लाइमेक्स डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। क्लाइमेट नष्ट हो गया बाहरी कारकों की वजह से, और फिर से सक्सेशन शुरू हुआ, तो उसको हम कहते हैं चक्रीय। और जो लास्ट है बाधित या व्यवधानग्रस्त जो हमारा है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक दो स्टेप के बाद कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से सक्सेशन बीच में ही रह जाता है। यह सक्सेशन कभी भी लास्ट स्टेज तक, क्लाइमेक्स तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो वो हो गया बाधित। मैं एक जो एग्जाम्पल लेता हूं अक्सर, कि लीनियर सक्सेशन स्टोरी हो गई उस यूपीएससी के कैंडिडेट की, लीनियर सक्सेशन उस यूपीएससी के कैंडिडेट की स्टोरी हो गई जिसने तैयारी शुरू की, पायनियर कम्युनिटी, फिर उसने जो है पीटी दिया, पीटी क्लियर किया, मेंस दिया, मेंस क्लियर किया, और उसके बाद इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स आए और फाइनली सिलेक्ट हो गया, जो कि उसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो वो हो गया लीनियर। चक्रीय क्या हुआ कि किसी ने एक बार एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद सारे स्टेजेस के साथ वो सिलेक्ट भी हो गया। सिलेक्ट होने के बाद, अब गौर करना, सिलेक्ट होने के बाद अब वो व्यक्ति जो है, उसका रैंक आया लेकिन बहुत मजेदार रैंक नहीं आया, अब उसको अपना रैंक इंप्रूव करना है, वो एक बार और परीक्षा देगा। तो सिलेक्ट हो गया तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंच गया है, लेकिन अभी वो एक बार और पूरे प्रक्रिया में जाएगा, तो अब वो चक्रीय हो गया। और बाधित क्या हुआ? तो बाधित हुआ कि जब आप तैयारी शुरू करते हो, एग्जाम में अपियर होते हो और किसी स्टेज को आप क्लियर नहीं कर पाए और आपकी पूरी की पूरी जर्नी बाधित हो गई, आप क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच पाए, तो वो हो गया बाधित। और जिस स्टेज पे बाधित हुआ उसके बाद दोबारा आप पायनियर से ही शुरुआत करेंगे। ये वाले एग्जाम्पल के साथ ये चीजें समझ में आ गई। ये मनोरंजक एग्जाम्पल था, परीक्षा में नहीं लिख पाओगे, इंटरव्यू में नहीं बोल पाओगे, लेकिन कहानी समझाने के लिए ये ठीक है। तो ये है समोसा, ये जो एग्जाम्पल था ना, ये समोसा गुलाब जामुन वाला था, जिसको आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। एग्जाम में आपको चपारल का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको तालाब से लेकर के एक छोटे वन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और यहाँ पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में सक्सेशन का एग्जाम्पल देना होगा, जहां हर साल बाढ़ आ रही है और हर साल सक्सेशन का प्रोसेस बाधित हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो मैं लिखवाना शुरू करूं, एक बार आप बता दो। ठीक है, अच्छा किसी ने कहा इंटरव्यू में फेल, देखो इंटरव्यू में कोई नहीं फेल करता, गौर करिएगा एक चीज को आप, इंटरव्यू में कोई नहीं फेल करता, इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स जुड़ करके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर कोई ये बोलता है कि इंटरव्यू में हम फेल हो गए हैं, ठीक है, तो आप इंटरव्यू में फेल नहीं होते हैं, आप इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं, और हो सकता है कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए हो, मेंस में कम मार्क्स आया हो,
कभी आप लोगों ने, चलो हम लोग विषय से थोड़ा सा हट करके एक बात कर लेते हैं। अगर टेक्निकली यूपीएससी के नजरिए से देखो ना, तो ये दो स्टेज की परीक्षा है, प्रिलिमिनरी और मेन। एम्प्लॉयमेंट न्यूज उठा करके देखना, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा दो स्टेजेस की परीक्षा है, प्रिलिमिनरी और मेन। प्रिलिमिनरी का मतलब है उन लोगों का चयन करना जो अंततः मेन परीक्षा में अपीयर होंगे, ठीक है। और मेन वो परीक्षा है जिसके आधार पे आपका चयन तय होगा, ठीक है। तो मेन के आधार पे चयन तय होगा, प्रिलिमिनरी के आधार पे आप मेन परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। मेन परीक्षा के दो हिस्से हैं, मेन परीक्षा के दो हिस्से हैं। एक को यूपीएससी कहती है कि ये रिटन मेन है, जिसको हम लोग आपस में बातचीत के दौरान कहते हैं कि ये मेंस दे रहा है, भाई वो रिटन मेंस दे रहा है। और मेंस का दूसरा हिस्सा यूपीएससी कहती है पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू नहीं कहती, वो कहती है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो जब आपका डिसीजन होगा कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, तो रिटन का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स, तब आपका मेंस का मार्क्स तय होगा फाइनल, जिसके आधार पे आपका चयन हो या ना हो। तो कई लोगों को मैं जानता हूं जिनका इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आ गया पर्सनालिटी टेस्ट में, मेंस में थोड़ा सा लोअर मार्क्स था, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोग होते हैं जिनका मेंस में औसत मार्क्स होता है, इंटरव्यू में इतना अच्छा होता है कि वो लिस्ट में चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मेंस में काफी अच्छा मार्क्स है, इंटरव्यू में थोड़ा कम भी रहा तो भी सिलेक्शन हो गया। कुल मिलाकर के ये याद रखिएगा कि अगर कोई कहता है कि अब मेंस क्लियर किए इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, माफी मांग लीजिएगा कि भाई इंटरव्यू में आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं। आप आप इंटरव्यू में कम मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन अंततः आपका चयन अगर हुआ तो वो रिटेन और इंटरव्यू के आधार पे होगा, और नहीं हुआ तो रिटेन और इंटरव्यू के आधार पे नहीं हुआ। तो ये बात आप दिमाग में बिठा के रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पता ही होगा, लेकिन आपको चाहे जितना भी पता हो, बताना मेरा काम है। तो ये तीनों हो गया, सर्कुलर हो गया और बाधित हो गया। तीनों के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, अब मैं बोल के लिखवा देता हूं ताकि आप लोग जल्दी लिख लें। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा मैसेजेस देख रहा था। 1 आवर की क्लास कर दीजिए, अभी तो नहीं हो पाएगा 1 घंटे की क्लास, बाद में अगले बैचेस में देखते हैं। और चलो अभी रुक जाओ, अब मैं जब लिखवाऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे। चलो सबसे पहले लीनियर सक्सेशन के बारे में लिखो। सक्सेशन का ऐसा प्रकार, एक सेकंड के लिए बैठ जाता हूं, आप लोग की इजाजत हो तो, ताकि आप लोग बोर्ड भी थोड़ा देख सकें। और बस, अब लिखो आप लोग। सक्सेशन का ऐसा प्रकार जिसमें विभिन्न जिसमें विभिन्न शेयर जिसमें विभिन्न शेयर एक रैखिक क्रम में जिसमें विभिन्न शेयर एक रैखिक क्रम में आते हैं जिसमें विभिन्न शेयर एक रैखिक क्रम में आते हैं और अंततः क्लाइमेक्स कम्युनिटी अंततः क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाती है। अंततः क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाती है। एग्जाम्पल लिखिएगा। एक जलीय परितंत्र से एक जलीय परितंत्र से एक वन तंत्र एक जलीय परितंत्र से एक वन तंत्र
तक का सक्सेशन, एक जलीय परितंत्र से वन तंत्र तक का सक्सेशन रैखिक उत्क्रमण का उदाहरण है। वन तंत्र तक का सक्सेशन रैखिक उत्क्रमण का उदाहरण है। ये हो गया रैखिक उत्क्रमण। सर्कुलर सक्सेशन लिखिएगा, चक्रीय उत्क्रमण। चक्रीय उत्क्रमण कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे कि चपारल बायोम क्षेत्र में, जैसे कि चपारल बायोम क्षेत्र में प्रत्येक कुछ वर्षों पर, चपारल बायोम क्षेत्र में प्रत्येक कुछ वर्षों पर स्थापित, प्रत्येक कुछ वर्षों पर स्थापित क्लाइमेक्स समुदाय, क्लाइमेक्स समुदाय नष्ट हो जाता है। क्लाइमेक्स समुदाय नष्ट हो जाता है। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। इसके बाद, इसके बाद फिर से उत्क्रमण का वही क्रम, उसके बाद फिर से उत्क्रमण का वही क्रम क्रम दोहराया जाता है। इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में यह क्रम चलता रहता है। इन क्षेत्रों में यह क्रम चलता रहता है। ठीक है। अब लास्ट वाला लिखिएगा, डिसरप्टेड सक्सेशन। डिसरप्टेड सक्सेशन। तो डिसरप्टेड सक्सेशन क्या है? जब बाहरी प्राकृतिक, जब बाहरी प्राकृतिक या मानव जनित कारकों से, जब बाहरी प्राकृतिक या मानव जनित कारकों से उत्क्रमण के क्रम में व्यवधान आ जाता है। मानव जनित कारकों से उत्क्रमण के क्रम में व्यवधान आ जाता है और क्लाइमेक्स स्तर नहीं स्थापित हो पाता। क्लाइमेक्स स्तर नहीं स्थापित हो पाता। इसे डिसरप्टेड सक्सेशन कहते हैं। इसे डिसरप्टेड सक्सेशन कहते हैं। यह ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है, यह ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर प्रतिवर्ष, जहां पर प्रतिवर्ष
आग या बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं। जहां पर प्रतिवर्ष आग या बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं। चलिए ये हो गया। अभिषेक करें बस करिए। देखो अभिषेक, 3 घंटे तक लिखने में किसी भी आईएएस एस्पिरेंट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 घंटे तक लिखने में लगातार, मेंस में 3 घंटे तक आप लिखोगे। तो यहां तो अभी 10 मिनट ही लिखा है और अगला 10 मिनट और लिखेंगे और क्या ही करेंगे, है ना। अच्छा, चपारल का डायग्राम चलो कभी लाएंगे इमेज तो वो भी दिखा देंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं और वो है क्या, यहां देख लो। हमने देखा था मुख्य कारक के आधार पर। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है मुख्य कारक के आधार पर। तो ये बहुत आसान है, इसमें लिखना नहीं है। मुख्य कारक के आधार पर एक आंतरिक कारण, बाह्य कारण, और तीसरा मानव जनित। इंग्लिश में क्या क्या कहेंगे, एंथ्रोपोजेनिक। ये कहेंगे एक्सट्रिंसिक, बाहरी कारण। ये कहेंगे इंट्रिंसिक। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अगर इन क्लासेस के जरिए आपकी स्ट्रांग हो जाए तो वो मेरी एक सेकंड उपलब्धि होगी। दो चीजें मैं बता दूं। पहला कि एक कंपलसरी इंग्लिश होता है और कंपलसरी इंग्लिश में खूब सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे रह जाते हैं। आप उनमें से एक नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप थोड़े से इंग्लिश में सहज होंगे तो पीटी के क्वेश्चन भी आप ज्यादा तेजी से समझ पाएंगे। तो अगर इन इंग्लिश की क्लासेस में जहां पे थोड़ी इंग्लिश भी चल रही है, ज्यादा 90% तो हिंदी ही चल रही है, तो इन क्लासेस के जरिए कम से कम कुछ आपकी अगर वोकेबलरी स्ट्रांग होती चली जाए तो वो भी मैं अपना एक योगदान मानूंगा कि एक ऐसे क्षेत्र में भी मैं आपको हेल्प कर पाया जो कि इकोलॉजी के या साइंस टेक के बाहर था, ठीक है। तो इतनी तो आती है सर इंग्लिश, मैं कहां डाउट कर रहा हूं कि नहीं आती है। अगर जिनको नहीं आती है आपने 3 नए शब्द सीख लिए, मैं वो कह रहा हूं, ठीक है। मैं आप पे कहां शक कर रहा हूं। तो देखो ये तो स्टोरी एकदम क्लियर है। यहां पे क्या है कि कम्युनिटी के अंदर चल रही प्रक्रियाएं ही सक्सेशन को चला रही हैं। जो मैंने पहले दिखाया था कि कम्युनिटी में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैविक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसके कारण ये हो गया कि उसके कारण जो है सो कम्युनिटी के अंदर जो एबायोटिक फैक्टर जो थे उस इकोसिस्टम के अंदर वो बदल गए और उसकी वजह से चेंज आए। तो वो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर, आग, फ्लड, या कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे कि उस जगह की इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए या एकदम से कोई नया इलाका निकल करके आ जाए जहां पर आपको नए सिरे से सक्सेशन की जरूरत है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। और मानव जनित चलते ही रहता है। हम जंगलों को काटते हैं, फिर वहां कुछ और उगाते हैं, या कृषि क्षेत्र में आप अगर देख लो तो वहां पे हम फसल लगाते हैं। तो धीरे धीरे हमने सक्सेशन शुरू की, लेकिन फिर इसके पहले कि वो अच्छे से एक इकोसिस्टम के रूप में स्टैब्लिश हो जाता तब तक फसल के काटने का वक्त आ जाता है, फिर हम उसको डिसरप्ट कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, है ना। तो ये 3 हो गए। इनके इसके नीचे बस थोड़ा थोड़ा लिखना है, वो मैं हाथ से लिख देता हूं। सो यहां पे
कम्युनिटी के पूर्णता, आंतरिक कारक। अब मत पूछना कौन से आंतरिक कारक, पीछे बता चुका हूं। ठीक है, और जब आप रिवाइज करोगे तो वो समझ में आ जाएगा। अब एक ही चीज को बार बार बताऊंगा तो आप भी सोचोगे कि मैं आपको क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, राइट। बाहरी, इसका एग्जाम्पल ही दे देता हूं। बाढ़, भूकंप। भूकंप आप सोचोगे भूकंप कैसे, वो वाला भूकंप जिसमें एक नया द्वीप समुद्र में प्रकट हो जाता है, तो वो वाला, उस वाले भूकंप की बात हो रही है। ठीक है, तो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गई, ज्वालामुखी, विस्फोट, आग लगना वगैरह। तो इनकी वजह से भी सक्सेशन चलता रहता है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, फिर से सक्सेशन होती है वगैरह। मानव जनित, एग्जाम्पल, वनों की कटाई, जलीय तंत्रों का प्रदूषण इत्यादि। ठीक है, अब बस एक चीज करनी है, उसके बाद एनसीईआरटी के बारे में बता के आज की क्लास को फिर हम लोग छोड़ देंगे। इतना तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। प्रीति कह रही है सर ओनली 23 क्लासेस लेंगे, ज्यादा भी ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, और अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। ठीक है, वो सब चिंता मत कीजिए, सिलेबस को अच्छे से कवर करना इस बैच का उद्देश्य है, और वो कवर होगा। इंट्रिंसिक का एग्जाम्पल, इंट्रिंसिक का एग्जाम्पल का मतलब है कि जो इकोसिस्टम की आंतरिक क्रियाएं हैं। अब आप कहोगे कि सर कैसे हो गया, अगर किसी चीज को मैंने पहले बताया है बस उसी चीज को दोबारा नहीं बता रहा। देखो, कोई भी शेयर, जैविक क्रियाकलाप जैसे कि आहार श्रृंखला, संसाधनों का उपयोग, रासायनिक अभिक्रियाएं, जिससे कि अजैविक घटकों में परिवर्तन होता है, पहले करा चुका हूं आज ही की क्लास में। अब कई घटक अब वर्तमान शेयर के लिए अनुकूल नहीं रह जाते, कुछ अन्य प्रजातियों का आगमन होता है, ये कराया है ना। तो फिर क्यों पूछा आंतरिक घटकों का एग्जाम्पल, राइट। सर्कुलर सक्सेशन का एग्जाम्पल, राजन कुमार पाल, चपारल किस बारे में बता रहा था मैं, आप इसका जवाब दो राजन जी। 2:24 पे आपका मैसेज है, चपारल किस संदर्भ में बताया था। भूकंप तो आंतरिक कारण है, ऋतु पूछ रही है, नहीं, पृथ्वी के आंतरिक कारक की बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी के आंतरिक कारक की बात कर रहे हैं। भूकंप पृथ्वी का आंतरिक कारक है, उस कम्युनिटी के अंदर तो भूकंप नहीं हो रहा था ना, भूकंप तो उस कम्युनिटी के बाहर से आया। गोल्डी कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, निकी कह रही है च्यवनप्राश, अरे अब च्यवनप्राश बार बार मत रिपीट करो। ज्योति कह रही है समझ में आ गया, डन कम्युनिटी, यस। कल वाली पीडीएफ भिजवा दीजिए, अरे गया नहीं है, चला जाएगा, मैं अभी टीम से एक बार बात कर लेता हूं। ऋतु करिए भूकंप इंट्रिंसिक भूक, उस वो तो बता दिया ऋतु। संध्या कह रही है आप जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं आसानी से लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। अब इससे ज्यादा, कम्युनिटी 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 का मतलब खुशबू, खुशबू कम्युनिटी का मतलब पहली ही क्लास में बताया, दूसरी क्लास में बताया, जो कि कल वाली क्लास थी वहां भी बताया। अब कितनी बार बताऊं, एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है सर, शेयर को इंग्लिश में लिखेंगे या देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में लिख करके ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर को कहीं भी डाउट ही ना रह जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है,
चलिए, लास्ट चीज देख रहे हैं अब हम लोग यहां पर। कुछ प्रमुख पायनियर कम्युनिटी का मतलब क्या है ये भी बता चुका हूं। जहां से सक्सेशन की शुरुआत होती है। ठीक है जी। तो अगर रॉक चट्टान पर सक्सेशन होती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब होता है चट्टानी भाग, है ना। तो वहां से ये शब्द आया है लिथोस्फीयर सक्सेशन। और अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है तो उसको हम कहते हैं जीरो सीयर सक्सेशन। तो ये सब कुछ टर्म हैं जिसको इंग्लिश में आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट है, अगर जलीय तंत्र में होता है तो उसको आप कहोगे हाइड्रोसीयर सक्सेशन। और इसमें जो है प्राइमरी कम्युनिटी कौन होती है? तो इसमें प्राइमरी कम्युनिटी होती है इन दोनों में, लाइकेन। लाइकेन का मतलब क्या है? शैवाल प्लस कवक की सहजीविता, उसको हम लाइकेन कहते हैं। और जलीय तंत्र में शैवाल प्राइमरी पायनियर कम्युनिटी होते हैं। मतलब कि जो सबसे पहली कम्युनिटी होती है जलीय तंत्र में, जहां से शुरुआत हो रही है, दैट इज शैवाल। तो ये आपको पता होने चाहिए थे, इसलिए बता दिया। अब चलते चलते सैटरडे और संडे का होमवर्क दिए जा रहा हूं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, ncert.nic.in पे जाइए। फिर क्या कीजिए, 12th लेवल की बायोलॉजी की किताब डाउनलोड कीजिए। पूरी किताब डाउनलोड कर लीजिए, पढ़नी पूरी नहीं है, वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप जाइए इकोलॉजी के सेक्शन में। इकोलॉजी के सेक्शन में 4 चैप्टर हैं। और आपको पढ़ना क्या है अभी के लिए? आपको पढ़ना है पहले 2 चैप्टर्स। आप सोचेंगे बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही अभी के लिए। तीसरा और चौथा जब पढ़ना होगा हम बता देंगे, लेकिन अभी आपको पढ़ना है पहले 2 चैप्टर, आप जिसको कि सैटरडे और संडे को पढ़ लेंगे। फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग अपने प्लान से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन आगे स्पीड ले लेंगे, और नहीं तो आगे और क्लास ले लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सर ऐप में भी उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल उपलब्ध है। सोनी कह रही है क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जाम्पल। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जैसे कि एक वन क्षेत्र स्थापित हो गया तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्लाइमेक्स क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्थिर कम्युनिटी है, अब उसमें कोई चेंज नहीं मिलता। चलिए, अब आप लोगों ने थैंक यू बोल दिया, अब आज की क्लास की छुट्टी।
आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो, और शनिवार और रविवार को ये चैप्टर पढ़ लीजिए। ये सारा पीडीएफ मैं अभी उपलब्ध करा देता हूँ, ये सबको अभी पीडीएफ में एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करके टीम के साथ शेयर करूंगा। ऐप में मैं उनको बोल दूंगा कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपलोड कर दें। तो चलिए, अब आप लोगों से विदा लेते हैं और मुलाकात होगी मंडे को। ठीक है, अब आपका दिन खूब शुभ हो, आराम कीजिए, खाना खाइए,